हेलो एवरीवन। सो Q2 का अर्निंग सीजन आ चुका है और बहुत सारे कंपनीज अपने Q2 के रिजल्ट्स रिलीज़ कर रहे हैं। सो ये वीडियो उसी के बारे में है कि आपको कोई भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स या अपडेट कैसे रीड करना चाहिए। और इस वीडियो में हम वही देखेंगे। मोटा मोटी हम इक्विटी रिसर्च के बारे में बात करेंगे। कैसे आप एक कंपनी के रिजल्ट्स उसके पीयर ग्रुप माने सेम इंडस्ट्रीज का P2P एनालिसिस कैसे करते हैं और वो देखेंगे। और उसके साथ ही एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि है केबल्स एंड वायर सेक्टर। और केबल्स एंड वायर सेक्टर के बारे में मैं क्यों बात करूँगा, क्योंकि ये जो इक्विटी रिसर्च के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका हम एक एग्जांपल भी लेंगे। और वो एग्जांपल मेरे एक पोर्टफोलियो का स्टॉक होगा। स्टॉक इज फ्रॉम केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री। स्टॉक का नाम है डायनेमिक केबल्स। और डायनेमिक केबल्स के बारे में हम देखेंगे विद एग्जांपल कि क्यों मैंने Q2 के रिजल्ट्स के बाद डायनेमिक केबल्स को सेल कर दिया था और मैंने इसको बाय क्यों किया था। और उसके अलावा विल आई बी बाइंग डायनेमिक केबल्स अगेन गोइंग फर्दर इन फ्यूचर। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री हमको क्यों स्टडी करनी चाहिए। केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री को मैं Q1 से ट्रैक कर रहा हूँ, Q1 ऑफ दिस ईयर। और मैं क्यों ट्रैक कर रहा हूँ केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री को, क्योंकि सेक्टर में बहुत सारे टेलविंड्स हैं। टेलविंड्स कैसे हैं? क्योंकि इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ डिजिटाइज़ेशन इकोनॉमी। और डिजिटाइज़ करने के लिए कोई भी कंट्री को केबल्स एंड वायर्स की रिक्वायरमेंट है। और केबल्स एंड वायर्स की रिक्वायरमेंट है एज़ अ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड इन बल्क। मतलब बहुत बड़े वॉल्यूम्स पे केबल्स एंड वायर्स यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा इंडिया में सोलर सेक्टर का थीम चल रहा है, उसमें केबल्स एंड वायर्स यूज़ होती हैं। ईपीसी कंस्ट्रक्शन में केबल्स एंड वायर्स यूज़ होती हैं। और उसके अलावा एक और सेक्टर थीम चल रहा है इंडिया में विच इज़ ऑफ डेटा सेंटर्स। और डेटा सेंटर्स में भी केबल्स एंड वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो दीस आर ऑल द रीजंस क्योंकि क्यों हमको केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री को स्टडी करना चाहिए। कमिंग बैक टू माय पोर्टफोलियो स्टॉक जो कि डायनेमिक केबल्स है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डायनेमिक केबल्स को मैंने क्यों बाय किया था। ओके, विल स्टार्ट विथ Q1। Q1 में मैंने डायनेमिक केबल्स को अपने पोर्टफोलियो में डाला था। और डायनेमिक केबल्स को मैंने Q2 में बेच दिया। आई बॉट अराउंड 1.5 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स इन Q1। और 401 के बाइंग प्राइस पे मैंने बाय किया था और 433 पे मैंने इसको सेल कर दिया। सो क्यों मैंने सेल किया उसको हम बाद में देखते हैं। मैंने क्यों बाय किया था उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। सो Q1 की रिजल्ट्स देखते हैं डायनेमिक केबल्स की। डायनेमिक केबल्स ने Q1 में 26% अपनी सेल्स को ग्रो किया था और उसके साथ ही साथ बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 57% से ग्रो किया था। यानी कि इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था। दैट वाज़ वन रीज़न कि मैंने इसको ऐड किया था। और बाय द वे अगर हम सारे प्लेयर्स को देखेंगे ना केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री में, मैं आपको बता भी देता हूँ सारे प्लेयर्स का नाम क्या-क्या है। वन इज़ डायनेमिक केबल्स, फिर केईआई इंडस्ट्रीज़, पॉलीकैब इंडस्ट्रीज़, उसके अलावा डेल्टन केबल्स और पैरामाउंट कम्युनिकेशन। और एक और प्लेयर है आरआर केबल करके। दीस आर ऑल द लिस्टेड प्लेयर्स इन केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री। कमिंग बैक टू Q1 का रिजल्ट ऑफ डायनेमिक केबल्स। डायनेमिक केबल्स ने 26% सेल्स ग्रो किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57% से ग्रो किया। तो और जब Q1 के मैं रिजल्ट देख रहा था ना, तो कभी भी आप एक सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं अगर, और उसमें एक स्टॉक में आपको एक इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके साथ ही साथ ना उसके लीडर्स को भी ट्रैक कीजिए। अभी केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री में लीडर्स कौन-कौन है? केईआई एंड पॉलीकैब आर द लीडर्स इन दिस इंडस्ट्री। सो केईआई एंड पॉलीकैब का जब मैं रिजल्ट कंपेयर कर रहा था डायनेमिक केबल से, तो उन दोनों का सेल्स वर अराउंड 20%, 19-20% से उन्होंने ग्रो किया था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता ही है, पूरे इंडस्ट्री को ही ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो इट वाज़ अराउंड 40 टू 45% उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज़ हुआ था। सो मैं दिस वाज़ द मेन रीज़न फॉर मी टू बाय डायनेमिक केबल्स कि उसने अपने सेक्टर के लीडर्स को बीट किया है पहले तो। और बीट करने के साथ ही साथ उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो पी रेशियो जिसको बोलते हैं, वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट लीडर्स व्हिच आर केईआई एंड पॉलीकैब। केईआई एंड पॉलीकैब का पी रेशियो वाज़ अराउंड 50 एट दैट टाइम और इसका पी वाज़ अराउंड 35। तो ये बहुत बड़े रीज़न्स थे कि मैंने क्यों ऐड किया था डायनेमिक केबल्स को अपने पोर्टफोलियो में। और दूसरे प्लेयर्स की अगर बात करें जैसे डेल्टन केबल्स और
आरआर केबल की बात करें तो आरआर केबल का सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड 16% और उसके अलावा डेल्टन केबल्स का सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड 9%. सो दिस ट्रिगर्स द फ्लो ऑफ मनी टू गो टुवर्ड्स डायनेमिक केबल्स. और उसने स्टॉक ने परफॉर्म भी किया था Q1 के बाद. अगर आप टेक्निकली भी इसको स्टडी करेंगे तो Q1 के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने परफॉर्म भी किया था. सो ये तो हो गया कि मैंने Q1 के बाद इसको बाय तो कर दिया. और उसके अलावा इनके ऑर्डर बुक्स की अगर बात करें, Q1 में इनका ऑर्डर बुक था अराउंड 730 करोड़, विच इज़ अगेन बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक है. और उसके अलावा सेक्टरल टेलविंड्स थे, ऑर्डर बुक अच्छा था. और गाइडेंस के बारे में अगर बात करें तो गाइडेंस कंपनी देती नहीं है, बट कंपनी का बोलना यही है कि जैसे हमने पास में परफॉर्म किया है वैसे ही हम ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रखेंगे. और मतलब मोटा मोटी इनका गाइडेंस रहता है 20 to 25% के बीच में ये ग्रो करेंगे, सेल्स भी और ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ इससे ज़्यादा ही पैट में ग्रोथ आएगी. सो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छी थी और मैंने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया था. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये स्टॉक को बेचा क्यों. तो उसके लिए हम Q2 के रिजल्ट्स में आते हैं. अब Q2 के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं. Q2 में डायनेमिक केबल्स का सेल्स ग्रोथ था 20% और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 20 करोड़, विच इज़ 43% का ग्रोथ. तो सेम जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता ही है और पूरे सेक्टर को ही ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है इन अ वे. सो 20% के सेल्स ग्रोथ में इन्होंने 43% का पैट ग्रोथ दिखाया. फिर रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सेल क्यों किया है इसको, डायनेमिक केबल्स के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से. और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो रिजल्ट्स अच्छा होना उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको पोर्टफोलियो में रखना ही है, या रिजल्ट्स का गंदा होना उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पोर्टफोलियो से निकालना ही है. सो माय रीज़न वाज दैट कि केईआई एंड पॉलीकैब्स जैसे हमने डिस्कस किया, ये सेक्टर के मार्केट लीडर्स हैं. अगर उनका हम Q2 का रिजल्ट देखेंगे ना तो दे हैव ऑल्सो ग्रोन अराउंड 20% ओनली बोथ ऑफ दीज स्टॉक्स. और उसके अलावा इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है डायनेमिक केबल से ज़्यादा. जो डायनेमिक केबल्स को Q2 में ऑपरेटिंग लेवरेज मिला उस उससे बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज केईआई एंड पॉलीकैब को मिला Q2 में. ऑल्दो जो रीज़न हमने डिस्कस किया था डायनेमिक केबल्स को ऐड करने का कि इसकी वैल्यूएशंस सस्ती हैं, बट डायनेमिक केबल्स का मार्केट कैप है ना वो 10 गुना कम है एज कम्पेयर टू, इनफैक्ट मोर देन 10 गुना कम है एज कम्पेयर टू केईआई एंड पॉलीकैब. उसके बाद भी दोनों ने ही सेम पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दिखाई है और इनफैक्ट डायनेमिक केबल्स ने प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी कम ही दिखाई है उन दोनों मार्केट लीडर से. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका पी हाई होगा तो मनी विल ऑब्वियसली फ्लो टुवर्ड्स द मार्केट लीडर्स ओनली, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है पास्ट में और उनका एक ब्रांड वैल्यू है जो कि ऑब्वियसली डायनेमिक केबल से ज़्यादा ही होगा. थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट अगर डायनेमिक केबल्स वापस से इनको आउट परफॉर्म करता था इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन. तो ऑब्वियसली ये स्टॉक अभी तक मैं लेकर रख ही देता था अपने पोर्टफोलियो में. सो ये तो रीजंस डिस्कस हो गए कि क्यों मैंने बाय किया था और क्यों मैंने Q2 में इसको सेल कर दिया. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि विल आई बी एडिंग डायनेमिक केबल्स अगेन और आई विल कंप्लीटली इग्नोर डायनेमिक केबल्स गोइंग फॉरवर्ड. सो माय आंसर विल बी कि ऑब्वियसली मैं डायनेमिक केबल्स को एक मिड कैप स्टॉक से एक लार्ज कैप स्टॉक तक का जर्नी इसका देख सकता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है इनका और सेक्टर में टेलविंड्स हैं और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी सेल्स का बोलिए या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बोलिए बहुत बढ़िया है. सो आई विल वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि डायनेमिक केबल्स में कब मेरे को वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड आई विल डेफिनेटली कीप इट एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक और जो कि मैं लॉन्ग टर्म लेके रख दूंगा. सो और मैं क्यों देखता हूँ कि नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाई डू आई सी डायनेमिक केबल्स बीइंग अ लार्ज कैप इन फ्यूचर. सो उसके लिए हम मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल हुआ था अभी Q2 के रिजल्ट के बाद उसको थोड़ा स्टडी करते हैं. सो डायनेमिक केबल्स अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहा है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ केबल्स एंड वायर्स लाइक वी डिस्कस की पूरे सेक्टर में टेलविंड्स है. सो जो इनका कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान है ना वो उसका रिजल्ट हमको FY27 से देखने मिलेगा. सो सेकेंड हाफ में जो FY26 है और सेकेंड हाफ में इनका रेडी हो जाएगा ये कैपेसिटी एक्सपांशन.
बट ये लोग उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करेंगे फ्रॉम FY 27। तो हमको एनीवेज़ ग्रोथ दिखने वाला है टॉप लाइन में, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ है। और उसके बाद एक बुरी बात जो डायनामिक केबल्स के साथ हुई है, वो जो उनका ऑर्डर बुक Q1 में 730 करोड़ था, अभी भी वही रेंज में है, 720 करोड़ है। और व्हेन मैनेजमेंट वाज़ आस्क्ड अबाउट दिस कि ऑर्डर बुक में हमको कोई ग्रोथ नहीं दिखने मिल रही है, क्या डिमांड इज़ स्लोइंग डाउन फॉर केबल्स एंड वायर्स, या डिमांड डायनेमिक केबल्स के केबल्स एंड वायर्स के लिए स्लो हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स? तो मैनेजमेंट ने बोला Q1 एंड Q2 हिस्टोरिकली एनीवेज़ हमारे वीक ही होते हैं। और वीक क्यों होते हैं? स्पेसिफिकली Q2 वीक क्यों होता है? क्योंकि रेनी सीज़न आ जाता है, और इस साल मानसून जो आया था वो अर्ली था, और उसके अलावा फेस्टिव सीज़न भी अर्ली था। तो ये सब की वज़ह से बहुत सारे काम स्टॉप हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क बोलो या EPC कॉन्ट्रैक्ट्स बोलो, ये सब काम स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए हमने ये ऑर्डर बुक में ग्रोथ नहीं देखी है। बट गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम Q3 एंड Q4 डिमांड इज़ अगेन गोइंग टू बी बैक। और ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि डिमांड चली गई है इंडस्ट्री से या क्या। उसके अलावा जैसे मैंने बोला था कि गाइडेंस तो कंपनी देती नहीं है, बट हिस्टोरिकली इन्होंने 15 टू 20% CAGR से ग्रो किया है खुद को। और कंपनी बोल रही है कि वही हमारा एम रहेगा। मतलब अगर आप इसका अपर एंड भी पकड़ेंगे तो 20% से कंपनी ग्रो करेगी ही, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। और उसके अलावा दे हैव अ एम्बिशन कि अगर पूरी वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री 10% से ग्रो कर रही है, तो ये लोग उसका 1.5 टाइम्स से ग्रो करेंगे, दैट इज़ 15% से ग्रो करेंगे। उसके अलावा कंपनी के प्लान्स थे Q3 और Q4 में एक्सपोर्ट टू यूएस करने के। यूएसए में एक्सपोर्ट इनको करना था, क्योंकि यूएसए भी एक बहुत बड़ा केपेक्स मार्केट है, जो कि उनको भी रिक्वायरमेंट होती रहती है केबल्स एंड वायर्स की। सो इन्होंने वो प्लान हाल-फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया है। क्यों? क्योंकि टैरिफ कंसर्न की वजह से इन्होंने स्टॉप किया है। जो यूएसए की टैरिफ कंडीशंस हो गई हैं टू ऑन इंडिया, तो इनको रिस्क नहीं लेनी है कोई भी चीज़ का, इसलिए उन्होंने वो प्लान डिले कर दिया है अपना। उसके अलावा मैनेजमेंट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटर इनटू डेटा सेंटर्स। अभी जैसे डेटा सेंटर का थीम है इंडिया में, वो बहुत आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है, और डेटा सेंटर्स विल रिक्वायर केबल्स एंड वायर्स ऑब्वियसली। सो मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा है, वेंडर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, R&D कर रहा है ऑन प्रोडक्ट्स की केबल्स एंड वायर्स कौन से केबल्स एंड वायर्स डेटा सेंटर्स में यूज़ होते हैं। और मैनेजमेंट इज़ वेटिंग फॉर द होल डेटा सेंटर स्टोरी टू अनफोल्ड। और डेफिनिटली डेटा सेंटर भी एक मार्केट है, न्यू मार्केट है अलोंग विथ सोलार मार्केट, EPC मार्केट्स और कंस्ट्रक्शन मार्केट्स फॉर केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री टू टैप इनटू। और इसके अलावा अगर वीडियो का कंक्लूजन देखें हम, तो कंक्लूजन यही होगा कि डायनामिक केबल्स को अगर आपको ट्रैक करना है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी इसके बारे में, व्हिच इज़ देयर ऑर्डर बुक गोइंग फॉरवर्ड। Q3 और Q4 में इनका ऑर्डर बुक इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला है कि Q2 में अर्ली मॉनसून की वजह से डिमांड हैम्पर हुए थे, बट गोइंग फॉरवर्ड Q3 और Q4 में ऑर्डर बुक भी और हमारे सेल्स ग्रोथ भी इससे ज़्यादा ही होंगी। इनडायरेक्टली मैनेजमेंट ने ये बोला है, तो ये 2 चीज़ें आपको ट्रैक करनी चाहिए। और उसके अलावा डेटा सेंटर का जो थीम है, जो एक नया मार्केट है डायनामिक केबल्स के लिए, उसको आपको एक्टिवली रिसर्च करना चाहिए। और उसके अलावा स्टॉक तो आपने देखा होगा कि Q2 के बाद टेक्निकली बहुत नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब इसका पीई इन अ वे कम ही हो रहा है। और एनीवेज़ अपने पीयर्स से अगर इसको कंपेयर करेंगे, तो सारे पीयर्स ऑलमोस्ट 50 के पीई पे ट्रेड करते हैं, और आज डायनामिक केबल्स का पीई इज़ समवेयर बिटवीन 25 टू 30। सो अगर हमको ये स्टॉक 25 के पीई से कम पे मिलता है ना ऑन दिस रिज़ल्ट्स, मतलब जो रिज़ल्ट्स हमने Q2 में ट्रैक किए हैं, Q3 और Q2 के बीच में अगर हमको ये स्टॉक 25 के पीई से कम में मिलता है, तो डेफ़िनेटली इट्स वर्थ टू ऐड इट इन योर पोर्टफोलियो। सो यही था ये वीडियो के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री, कैसे उसमें टेलविंड्स हैं, क्यों मैंने डायनामिक केबल्स को बाय किया था, और क्यों मैंने Q2 में सेल कर दिया, एंड व्हाई आई एम ट्रैकिंग दिस स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड से कि एक और प्लेयर है जो कि केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री से ही बिलॉन्ग करता है, एंड उसका ग्रोथ रेट इज़ अराउंड 40 टू 50% सेल्स ग्रोथ। बट जो लास्ट क्वार्टर था ना, उसके लिए खराब क्यों था? क्योंकि उनका मेजर जो सेल्स आता है ना, वो यूएसए में एक्सपोर्ट से आता है,
और क्योंकि उनका टैरिफ की वजह से अभी ये सब सिचुएशन हो रहा है, टैरिफ सिचुएशन हो गया, तो इनको ना अपना सेल्स कम मार्जिन पे उधर सेल करना पड़ा था, क्योंकि टैरिफ की वजह से ऑलरेडी इंडियन गुड्स पे प्राइस हाइक कर दी थी। तो वो वेंडर्स जो यूएसए के वेंडर्स थे, इनके प्रोडक्ट्स बाय नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने अपना सेल प्राइस कम करके उनको बेचा है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स पे इफ़ेक्ट पड़ा। सो मार्केट ने ना बहुत पनिश किया है ये स्टॉक को। सो स्टॉक का नाम है पैरामाउंट कम्युनिकेशन। सो दिस विल बी ऐसा एक कॉन्ट्रा प्ले रह सकता है आपके लिए, क्योंकि the outlook for Paramount Communication will depend on यूएस एंड इंडिया का टैरिफ सिचुएशन क्या है। सो एक बार अगर यूएसए ने टैरिफ कम कर दिया ना इंडिया पे, सो दिस स्टॉक विल रन लाइक एनीथिंग, क्योंकि इसका बेस बहुत कम है और मेजर मार्केट इसका यूएसए है। सो दिस विल बी अ स्टॉक टू लुक आउट फॉर। पूरे केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री में अगर आपको बहुत अच्छे से कोई 2 स्टॉक ट्रैक करने हैं ना, so that will be Dynamic Cables and Paramount Communication. So if you have any doubt regarding this video or anything equity related, so you can ask me in the comment section. And that was it about this video. Thank you very much.